अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू कहानी लॉज पे खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के वीडियो में सुनते हैं नॉवल नाकाबिले तस्खीर मुजरिम की एपिसोड नंबर 14। मुलाजिम ने बड़ी फुर्ती से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर तेज नजरों से कमरे का जायजा लिया। मगर कमरे की हर चीज माहौल के मुताबिक थी। उसने गुसल खाने का दरवाजा खोलकर उसका जायजा लिया। वहां भी उसे कोई मशकूक चीज नजर न आई। उसी लम्हे उसे ख्याल आया कि आज मार्क हुक्म ने उसे अलमारी से यूनिफॉर्म निकालने से मना कर दिया था। ऐसा कभी कभी ही होता था, हालांकि अमूमन वो यूनिफॉर्म खुद निकाल कर मार्क हुक्म को देता था। वो तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी का एक पट थोड़ा सा खुला हुआ था और ये खिलाफे मामूल बात थी, क्योंकि मार्क हुक्म इस किस्म की लापरवाही का आदी नहीं था। उसने फुर्ती से अलमारी के दोनों पट खोले और तेज नजरों से अलमारी का जायजा लिया। अलमारी के निचले हिस्से में मौजूद मैले कपड़ों का ढेर कतरे बेतरतीब सा था। उसने मैले कपड़े तेजी से हटाने शुरू कर दिए और फिर चंद लम्हों बाद उसकी आंखें हैरत से फटने के करीब हो गईं, क्योंकि ढेर के पीछे उसे मार्क हुक्म नजर आ गया। उसने तेजी से बाकी कपड़े भी हटाए और फिर उसे एक अजीब सा बैग भी इन कपड़ों के नीचे मौजूद नजर आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर मार्क हुक्म के सीने पर हाथ रखा और इसका दिल खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि वो जिंदा था। उसने बड़ी फुर्ती से मार्क हुक्म को बाहर घसीटा और उसे बिस्तर पर डालकर होश में ले आने की कोशिश करने लगा। मगर उसकी आंखें ना खुली तो वो तेजी से करीब पड़े हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ा। वो एटमी बिजली घर में मार्क हुक्म की अहमियत को अच्छी तरह जानता था और अब तो साफ जाहिर था कि जो शख्स मार्क हुक्म का रूप धार कर बिजली घर गया है, उसके इरादे अच्छे नहीं हो सकते। उसने बड़ी फुर्ती से नंबर घुमाए। चंद लम्हों बाद ही राब्ता कायम हो गया। यस, PA2 सिक्योरिटी डायरेक्टर स्पीकिंग। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। मैं सुरजाइम शोबे के इंचार्ज मार्क हुक्म का मुलाजिम ऑर्थर बोल रहा हूँ। बराए करम सिक्योरिटी डायरेक्टर से मेरी फौरी बात कराएं। ऑर्थर ने तेज लहजे में कहा। मगर तुम इनसे क्या बात करना चाहते हो? कहीं तुमने गलती से नंबर तो नहीं मिला दिया? तुम मार्क हुक्म साहब से बात क्यों नहीं करते? पीए ने मशकूक लहजे में कहा। मिस्टर, एक इंतहाई अहम बात करनी है जो बिजलीघर के मफाद में है, इसलिए देर मत करो। ऐसा ना हो कि बाद में हम सबको पछताना पड़े। ऑर्थर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करो, पीए ने जवाब दिया और फिर चंद लम्हों बाद ही एक हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई दी। यस, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी। जनाब, मैं मिस्टर मार्क हुक्म का जाती मुलाजिम उनकी कोठी से बोल रहा हूँ। मेरा नाम ऑर्थर है। ऑर्थर ने तेज लहजे में कहा। तो फिर? सिक्योरिटी डायरेक्टर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। जनाब, जो मार्क हुक्म आज बिजलीघर पहुंचा है वो नकली है। असली मार्क हुक्म इस वक्त कोठी में मेरे सामने बेहोश पड़े हैं। ऑर्थर ने तेज और हैजानी लहजे में कहा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? सिक्योरिटी डायरेक्टर ने फटी हुई आवाज और शदीद हैरतज़दा लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूं जनाब, ऑर्थर ने जवाब दिया। ओह, तुम ऐसा करो कि फौरन GP5 हेडक्वार्टर टेलीफोन करो और उन्हें तमाम तफसीलात बता देना। मैं भी उनसे बात करता हूँ। इनके यहाँ आने के बाद मैं कोई कदम उठाऊंगा। सिक्योरिटी डायरेक्टर ने तेज लहजे में कहा और इसके साथ ही ऑर्थर ने राब्ता मुनक़ता होने की आवाज सुनी।
ऑर्थर ने क्रैडल दबाया और फिर उसने डायरेक्टरी उठाई और GP5 हेडक्वार्टर का नंबर ढूंढा और फिर तेजी से नंबर घुमाने शुरू कर दिए। हेलो, GP5 हेडक्वार्टर। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी। मैं किसी बड़े अफसर से बात करना चाहता हूँ। एटमी बिजली घर के मुतालिक एक अहम तरीन बात है, जल्दी बात कराओ, ऑर्थर ने बावकार लहजा बनाते हुए कहा। उसे इस वक्त अपनी जबरदस्त अहमियत का एहसास हो रहा था। ओह, आप कौन हैं? कहां से बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं याकूब कॉलोनी की कोठी नंबर 112 से बोल रहा हूँ। ये कोठी एटमी बिजली घर के शोबा और डिजाइन के इंचार्ज मार्क होकम की है, ऑर्थर ने कहा। ओह, एक लम्हा इंतजार कीजिए, मैं आपकी बात GP5 के सरबराह कर्नल डेविड से कराता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। फिर एक लम्हे बाद क्लिक की आवाज सुनाई दी। हेलो मार्क होकम, मैं कर्नल डेविड बोल रहा हूँ। क्या बात है? दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी। शायद ऑपरेटर यही समझा था कि कोठी से मार्क होकम बजाते खुद बोल रहा है। जनाब, मैं मार्क होकम नहीं बल्कि उनका मुलाजिम ऑर्थर बोल रहा हूँ। मार्क होकम की जगह आज सुबह को नकली आदमी एटमी बिजली घर चला गया है। मार्क होकम को उसने बेहोश करके कपड़ों की अलमारी में डाल दिया था। मैंने अभी उन्हें ढूंढा है। फिर मैंने एटमी बिजली घर के सिक्योरिटी डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने आपको फोन करने के लिए कहा और ये भी कहा कि आपके वहां पहुंचने तक वो नकली मार्क होकम को काबू में रखेंगे। ऑर्थर ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, असली मार्क होकम कहाँ है? कर्नल डेविड की तेज आवाज सुनाई दी। वो इस वक्त बेहोश पड़े हुए हैं, यहीं कोठी पर हैं, ऑर्थर ने जवाब दिया। ठीक है, हम आ रहे हैं, कर्नल डेविड ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। ऑर्थर ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। वो सोच रहा था कि मुजरिम ने कितनी भरपूर नकल की है कि वो आखिर तक उसे पहचान नहीं सका। अगर ये ताले वाला चक्कर ना होता तो शायद वो कभी मुजरिम का सुराग ना लगा सकता। वो यही सोचता हुआ बाहर फाटक की तरफ चल पड़ा ताकि आने वालों के लिए गेट खोल सके। मार्क होकम के साथ वो अकेला ही रहता था और उसके तमाम काम सर अंजाम देता था, जबकि कार ड्राइवर सिर्फ मार्क होकम को बिजली घर ले जाने और ले आने पर तैनात था और इसके बाद वो अपने घर चला जाता था। वो सोच रहा था कि आखिर मुजरिम ने मार्क होकम का रूप क्यों धारा। बहुत सोच विचार के बावजूद ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी और अभी वो पेट के करीब पहुंचा ही था कि कई कारों की आवाजें सुनाई दी और ऑर्थर ने लपक कर फाटक खोल दिया। कारें तेज रफ्तारी से कोठी में दाखिल हो गईं। ये 4 कारें थीं और इन पर GP5 का मखसूस निशान मौजूद था। इमरान दफ्तरी कागजात में उलझा हुआ था कि अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। ये पहला टेलीफोन था, इसलिए इमरान एक लम्हे के लिए चौंका और फिर उसने अपने आप को संभाल कर रिसीवर उठा लिया। यस, मार्क होकम, इमरान ने लहजे को बावकार बनाते हुए कहा। सर, मैं सिक्योरिटी डायरेक्टर का PA बोल रहा हूँ। मुझे आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए था, मगर अभी अभी आपके मुलाजिम ऑर्थर ने फोन किया है। मैंने उससे पूछने की कोशिश की मगर वो बज़िद था कि सिक्योरिटी डायरेक्टर से बात करेगा। चनाचा मैंने सोचा कि आपको बता दूं, PA ने मोदवाना लहजे में कहा। ओह, वो पागल है, उसे यूं ही टेलीफोन करने और अहम शख्सियतों से बात करने का शौक है और वो मनगढ़ंत और सनसनीखेज बातें करके लुत्फ हासिल करता है। मैं उसे डांट दूंगा। अच्छा, शुक्रिया, इमरान ने कहा और फिर एक झटके से रिसीवर रख दिया।
दूसरे लम्हे वो कुर्सी छोड़ चुका था। वो एक लम्हे में समझ गया था कि मुलाजिम ने असली मार्क वोकम को ढूंढ निकाला होगा और अब GP5 और बिजली घर के सिक्योरिटी गार्ड वो के कुत्तों की तरह उस पर झपटने के लिए पर तोड़ रहे होंगे। वो तेजी से दफ्तर से बाहर निकला और फिर इस राहदारी में बढ़ता चला गया जिसमें असिस्टेंट रॉजर का दफ्तर था। उसे मालूम था कि उसके पास सिर्फ चंद लम्हे हैं। वो एक मजबूत जाल में फंस गया है। एडमिन के घर से बगैर इजाजत बाहर जाना नामुमकिन था और इमरान समझता था कि बिजली घर से बाहर निकलना सिर्फ उसकी जहानत और खुशकिस्मती पर मुनहसर होगा। जल्द ही वो रॉजर के दफ्तर के दरवाजे पर पहुंच गया। रॉजर का दफ्तर एक बहुत बड़े कमरे पर मुश्तमिल था और सुबह ही इमरान देख चुका था कि रॉजर का कदो कामत तकरीबन उससे मिलता जुलता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो रॉजर उठकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हैरत के आसार थे क्योंकि आज से पहले कभी बॉस खुद उसके कमरे में नहीं आया था। मिस्टर रॉजर, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, एक अहम बात है, इमरान ने कहा। और रॉजर चौंक कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक किया तो उसी लम्हे इमरान का हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और रॉजर की कनपट्टी पर एक पटाखा सा छूट गया। इमरान की जची तुली ज़र्ब ने एक लम्हे में रॉजर को दुनिया माफिया से ताल्लुक कर दिया। लड़खड़ा कर गिरते हुए रॉजर को इमरान ने दोनों हाथों से संभाला और फिर तेजी से उसे घसीट कर मिलहका गुस्लखाने में ले गया। उसके हाथ इंतहाई तेजी से चल रहे थे। इमरान ने चंद लम्हों ही में रॉजर का लिबास उतार लिया और फिर अपना लिबास सिवाय जैकेट के उतार दिया। जैकेट की अंदरूनी जेबों से उसने मुख्तलिफ किस्म की शीशियां निकाली और तेजी से पहला मेकअप उतार कर रॉजर का मेकअप करना शुरू कर दिया। उसे मेकअप करने में सिर्फ 5 मिनट लगे। 5 मिनट बाद वो मुकम्मल तौर पर रॉजर के मेकअप में आ गया। उसने रॉजर का लिबास पहना और फिर अपनी यूनिफॉर्म रॉजर को पहनाकर उसने बड़ी तेजी से रॉजर के चेहरे पर मार्क वोकम को मेकअप करना शुरू कर दिया। और इस काम में भी उसे सिर्फ 5 मिनट ही लगे। मेकअप करने के बाद इमरान ने बेहोश रॉजर की गर्दन पर दोनों हाथ जमाए और उसके हाथ दबते ही चले गए। रॉजर चंद लम्हों के लिए कसमसाया मगर इमरान के हाथ रॉजर की गर्दन पर दबाव बढ़ाते चले गए और उसने हाथ इस वक्त हटाए जब रॉजर की रूह कब से अंसरी से परवास कर गई। इमरान ने रॉजर के मरते ही उसकी लाश फर्श पर रखी और फिर दरवाजा खोलकर बाहर राहदारी में झांका। राहदारी सुनसान पड़ी थी। इमरान ने रॉजर की बगलों में हाथ देकर उसे उठाया, फिर तेजी से राहदारी में आ गया। अब उसका रुख तेजी से अपने दफ्तर की तरफ था। इस सारे ऑपरेशन में उसे ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगे थे और उसे यकीन था कि बस चंद लम्हों बाद ही उसके दफ्तर पर दावा बोल दिया जाएगा। उसे मालूम था कि सिक्योरिटी डायरेक्टर GP5 के आला अफसरान की आमद से पहले उसके दफ्तर में नहीं आएगा क्योंकि मार्क वोकम अहम तरीन हैसियत रखता था। सिक्योरिटी डायरेक्टर सिर्फ मुलाजिम की रिपोर्ट पर फौरी एक्शन नहीं लेगा। रॉजर को लिए वो तेजी से दफ्तर में दाखिल हुआ और उसने उसे मार्क वोकम की कुर्सी पर बिठाया और तेजी से खुद दफ्तर से बाहर आ गया। अब वो इंतहाई तेजी से रॉजर के दफ्तर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था और फिर जब वो रॉजर की कुर्सी पर बैठा तो उसने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। उसकी होशियारी काम आ गई थी कि वो जैकेट की जेबों में मेकअप का सामान साथ लेकर आया था। इमरान की आदत थी कि वो हर इकदाम करते वक्त आइंदा पेश आने वाली मामलात के मुतालिक सोच विचार कर लिया करता था। अभी उसे रॉजर की कुर्सी पर बैठे चंद ही लम्हे गुजरे थे कि राहदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और फिर 2 मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड तेजी से उसके कमरे में दाखिल हुए।
इमरान ने चौंक कर सर उठाया और फिर गार्डों को देखकर उसके चेहरे पर हैरत के आसार उभर आए। क्या बात है? इमरान ने रॉजर के लहजे में पूछा। अब बॉस के कमरे में चलें, सिक्योरिटी डायरेक्टर वहां मौजूद हैं, गार्डो ने कहा। ओह, सिक्योरिटी डायरेक्टर? मगर क्यों? इमरान ने बेसाख्ता चौंकने की खूबसूरत अदाकारी करते हुए कहा। जल्दी चलें सर, गार्ड ने कुछ बताने के बजाय तेज लहजे में कहा और इमरान सर झटक कर कमरे से बाहर निकल आया। चंद ही लम्हों में वो गार्डों के आगे चलता हुआ मार्क होकम के कमरे में पहुंच गया। कमरा लोगों से भरा हुआ था। इमरान ने रेड आर्मी के कर्नल हेनरिक और GP5 के कर्नल डेविड को भी वहां मौजूद पाया। इन दोनों के अलावा 4-5 दूसरे अफराद भी वहां मौजूद थे। इमरान समझ गया था कि ये बिजली घर के ऑफिसर होंगे। कुर्सी पर मार्क होकम की लाश अभी तक मौजूद थी। मिस्टर रॉजर, आज मार्क होकम की मसरूफियत क्या थी? एक शख्स ने कदरे तेज लहजे में कहा। मसरूफियत? मगर बॉस को क्या हुआ है? इमरान ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। ये मर चुका है, इसका गला घोंट कर इसे खत्म किया गया है, उसी शख्स ने जवाब दिया। ओह, मगर रॉजर ने कुछ कहना चाहा। जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ। और सुनो, ये बिजली घर की बका का मसला है, इसलिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, उसी शख्स ने सख्त लहजे में कहा। जनाब, मुझे भला झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हस्बे मामूल मैंने बॉस के साथ पूरे शोबे का राउंड लगाया और फिर बॉस को दफ्तर छोड़कर मैं अपने दफ्तर चला गया और अब आपके बुलाने पर यहां आया हूं, इमरान ने जवाब दिया। क्या मार्क होकम ने किसी मशीन को छेड़ा था? कर्नल डेविड ने पूछा। नहीं जनाब, वो बस चंद लम्हों के लिए हर मशीन के पास रुके और कारकर्दगी को नजरों ही नजरों में चेक करके आगे बढ़ जाते थे। उन्होंने किसी मशीन को उंगली तक नहीं लगाई, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। क्या वो रोजाना ऐसा ही करते थे? कर्नल डेविड ने दूसरा सवाल करते हुए कहा। जी हाँ, रोजाना, इमरान ने जवाब दिया। जहां तक मेरा ख्याल है मुजरिम अब भी बिजली घर में मौजूद है और ये लाश इस मुजरिम की नहीं है। कर्नल हेनरिक ने पहली बार जुबान खोली। मुजरिम? इमरान ने यूं चौंक कर कहा जैसे उसे ये बात सुनकर हैरानी हुई हो। मिस्टर रॉजर, तुम इस शोबे के असिस्टेंट हो, इसलिए बेहतर है कि तुम पूरी बात सुन लो। आज मार्क होकम की जगह उनके मेकअप में कोई मुजरिम यहाँ आया है और जब हमें उनके नकली होने की इत्तला मिली तो हम यहाँ आ गए, मगर यहाँ ये मुर्दा पाए गए। अब जाहिर है कि उसने अपना गला तो नहीं दबाया और उसी शख्स ने जिसने पहले रॉजर से सवाल किया था तफसील बताते हुए कहा। हाँ, ये बात तो दुरुस्त है, मगर मुजरिम कहाँ गया? बिजली घर से बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बाहर जाने वाले दरवाजे वक्त से पहले खुलते ही नहीं, रॉजर ने कुछ सोचते हुए कहा। यही तो पॉइंट है, मुजरिम इस वक्त भी बिजली घर में मौजूद है। अच्छा खैर, हम उसे पकड़ ही लेंगे। हम पूरे बिजली घर की तलाशी लेंगे और एक एक आदमी का चेहरा चेक करेंगे। अभी सवाल यह है कि आखिर मुजरिम मार्क होकम के रूप में यहाँ क्या करने आया था? और मार्क होकम के रूप में आने से तो यही अंदाजा होता है कि वो इस शोबे में कोई गड़बड़ करना चाहता था, उसी शख्स ने कहा। जनाब, मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए एक दफा फिर देख लें, हो सकता है बॉस दोबारा वहां गया हो, इमरान ने कहा। वो हम मालूम कर चुके हैं, मुझे वहां दोबारा नहीं गया, उसी शख्स ने कहा। फिर मैं क्या कह सकता हूं? इमरान ने कंधे उचकाते हुए कहा। मेरा ख्याल है हमें पूरी तवज्जो मुजरिम को पकड़ने में सर्फ करनी चाहिए।
ایک بار وہ ہاتھ آ گیا تو پھر اس سے اصل حقیقت اگلوائی جا سکتی ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس لاش کا میک اپ صاف کرنا چاہیے۔ اس کا چہرہ سامنے آتے ہی ہم مجرم کو پکڑ لیں گے، کیونکہ یہ مجرم نے اس کے اصل چہرے پر مارک فوکم کا میک اپ کر کے خود اس کا روپ دھارا ہوگا۔ کرنل ہینریک نے کہا اور سب اسے تحسین امیز نظروں سے دیکھنے لگے، کیونکہ یہ واقعی نادر پوائنٹ تھا۔ اور پھر سیکورٹی ڈائریکٹر نے گارڈ کو امونیا لے آنے کے لیے کہا، اور عمران دل ہی دل میں مسکرا دیا، کیونکہ اسے علم تھا کہ جو اسپیشل میک اپ اس نے اپنے اور راجر کے چہرے پر کیا ہے اس کا توڑ ان میں سے کسی کے بس کا کام نہیں۔ عمران نے یہ سب کچھ سوچ کر ہی قدم اٹھایا تھا۔ اگر میک اپ اتنی آسانی سے اتر جاتا تو یقیناً اس سے بڑا احمق کوئی نہ ہوتا، کیونکہ میک اپ صاف ہوتے ہی راجر کا چہرہ سامنے آ جاتا اور پھر اس کی گرفتاری تو ظاہر ہی تھی۔ چنانچہ وہی ہوا۔ سیکورٹی ڈائریکٹر کی زبردست کوششوں کے باوجود راجر کے چہرے سے مارک فوکم کا میک اپ صاف نہ ہوا۔ کمال ہے، یہ کس قسم کا میک اپ ہے؟ کرنل ہینریک نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اسے ہیڈ کوارٹر لے جائیں، وہاں کے ماہرین ہی اس خاص قسم کے میک اپ کو دور کر سکیں گے، کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا۔ مگر جناب، چھٹی ہونے کا وقت قریب ہے اور ہم پورے بجلی گھر کے ملازمین کو زیادہ دیر تک نہیں روک سکتے، سیکورٹی ڈائریکٹر نے کہا۔ کتنا وقت رہتا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس کے بعد دوسری شفٹ کام کرنے آ جائے گی، سیکورٹی ڈائریکٹر نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کرنل ڈیوڈ، آپ اس لاش کو لے جائیں، میں گیٹوں پر میک اپ صاف کرنے کا فرض ادا کرتا ہوں، کرنل ہینریک نے کہا۔ مگر کرنل ہینریک، جب اس لاش کا میک اپ صاف نہیں ہو رہا تو پھر آخر مجرم کا میک اپ کیسے یہاں صاف ہو سکے گا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ ہاں، یہ بات تو ہے، کرنل ہینریک نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ مجرم اتنی جلدی اس شعبے سے باہر نہیں جا سکے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس شعبے کے ہر فرد کو روک لیا جائے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ سارے شعبے کو روکنے کے بجائے کیوں نہ ہم صرف ان افراد کو روک لیں جن کا قد و قامت مارک حکم سے ملتا جلتا ہو، سیکورٹی ڈائریکٹر نے تجویز پیش کی۔ اوہ ویری گڈ، یہ ٹھیک رہے گا، اس طرح کام آسان ہو جائے گا، کرنل ڈیوڈ اور کرنل ہینریک نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے مسٹر راجر، تم ایسا کرو کہ مارک حکم کے قد و قامت سے ملتے جلتے سب لوگوں کو ہال میں جمع ہونے کا حکم دے دو، اور دیکھو کوئی ایسا شخص نہ رہ جائے جو اس سے ملتا جلتا ہو، سیکورٹی ڈائریکٹر نے راجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہتر جناب، اور اگر آپ کہیں تو میں خصوصی طور پر شعبے کی تمام مشینوں کو چیک کر لوں تاکہ اگر مجرم نے کوئی گڑبڑ کی ہو تو پتہ چل جائے، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر تمام کام انتہائی ہوشیاری سے کرنا ہے، سیکورٹی ڈائریکٹر نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس نے بڑی فرض شناسی کا مظاہرہ کیا اور چیف فورمین کے ساتھ مل کر تمام مشینوں کا اچھی طرح جائزہ لیا، مگر ظاہر ہے کہ مشینوں کو باہر سے دیکھ کر کوئی گڑبڑ چیک نہیں کی جا سکتی تھی، اور اتنی پیچیدہ مشینری کا کھولنا ناممکن تھا، اس لیے تھوڑی دیر بعد اس نے اوکے رپورٹ سیکورٹی ڈائریکٹر کو پہنچا دی، اور پھر پورے شعبے میں سے 10 افراد کو اس نے کرش ہال میں اکٹھا کیا۔ اسے انسانی فطرت کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ سامنے کی چیز کو انسان ہمیشہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ سیکورٹی ڈائریکٹر اس کی ذات کو نظر انداز کر دے گا اور باقی لوگوں کو چیک کرے گا۔ اسے یہ خیال ہرگز نہیں آئے گا کہ خود راجر کا قد و قامت بھی مارک حکم سے ملتا جلتا ہے۔ چنانچہ وہی ہوا۔
इन 10 अफराद को तफसीली तौर पर चेक किया गया, मगर नतीजा 0 था। कर्नल डेविड और कर्नल हेमरिक रॉजर की लाश लेकर जा चुके थे और फिर आधे घंटे बाद वहां से मायूस कुन रिपोर्ट मिल गई। GP5 के माहिरीन भी इस मेकअप को साफ ना कर सके थे और वो कर भी नहीं सकते थे क्योंकि ये इमरान का अपना तैयार करदा मेकअप था और इमरान ने इस मेकअप के फार्मूले को भी इंसानी नफ्सियात को सामने रखकर ही बनाया था। ये मेकअप सिर्फ सादा पानी से साफ किया जा सकता था, जबकि उसे मालूम था कि माहिरीन दुनिया भर के केमिकल से इसे साफ करने की कोशिश तो करेंगे, मगर सादा पानी से साफ करने का किसी को ख्याल तक नहीं आएगा। कर्नल डेविड के हुक्म पर पूरी शिफ्ट में से मार्क होगम के कदोकामत से मिलते जुलते अफराद को रोककर मुख्तलिफ गाड़ियों में GP5 हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया। उनकी तादाद 150 के लगभग थी और इस किस्म के इकदामात पर सब हैरान थे, मगर चूंकि GP5 का हुक्म था इसलिए वो सब मजबूर थे। इन अफराद के जाने के बाद बाकी शिफ्ट को जाने की इजाजत दे दी गई और इस तरह इमरान को भी छुट्टी मिल गई और वो रॉजर के मेकअप में बड़े इत्मीनान से बिजली घर से बाहर आ गया, जहां उसकी मखसूस कार और ड्राइवर उसका मुंतजिर था। वो इमरान उसे नहीं पहचानता था, मगर कार की नंबर प्लेट पर उसका नाम लिखा हुआ था, इसलिए वो इत्मीनान से कार में बैठ गया और ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। मेन मार्केट में मुझे छोड़कर तुम कोठी चले जाना, मुझे किसी से मिलना है, इमरान ने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इमरान मेन मार्केट में कार से उतरा और जब ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया वो एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। रेस्टोरेंट के बरामदे में बने हुए टॉयलेट में घुसकर उसने बड़े इत्मीनान से पानी से चेहरे और बालों का रंग साफ किया और फिर तौलिए से मुंह पोंछकर वो बाहर निकला और फिर एक रेडीमेड मलबूसात के स्टोर में घुस गया। वहां से उसने एक आम सा सूट खरीदा और फिर वो स्टोर के ट्रायल रूम में दाखिल हो गया। रॉजर के कोट में मौजूद रकम उसके काम आ रही थी। ट्रायल रूम में यूनिफॉर्म बदलकर उसने वो सूट पहना और फिर उसने यूनिफॉर्म को लिफाफे में डालकर स्टोर से बाहर आ गया। थोड़ी दूर जाकर उसने लिफाफा एक बहुत बड़े कूड़े के ड्रम में उछाल दिया। चंद लम्हों बाद वो इत्मीनान से एक टैक्सी में सवार होकर अपने अड्डे की तरफ जा रहा था। इमरान को मालूम था कि अब एटमी बिजली घर को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अड्डे में वायरलेस ऑपरेशन मशीन मौजूद थी, जहां से वो बड़े इत्मीनान से बिजली घर के ताबूत में आखिरी कील ठोंक सकता था। अबू नाफे इमरान को याकूब कॉलोनी में मार्क होकम की कोठी के करीब छोड़कर आगे बढ़ गया। इस वक्त वो मेकअप में था और जिस कार में सवार था वो किसी प्रोफेसर के नाम से रजिस्टर्ड थी। अबू नाफे चौंकी गोरिल्ला ग्रुप का इंचार्ज था, इसलिए उसने कई अड्डे बनाए हुए थे और प्रोफेसर लैकी भी उसकी अपनी जात ही का दूसरा नाम था। प्रोफेसर लैकी की कोठी में उसके मुलाजिम मौजूद थे। अबू नाफे कभी कभी इस मेकअप में चंद दिन गुजारता। मुलाजमों को यही मालूम था कि प्रोफेसर लैकी जड़ी बूटियों का माहिर है और नादिर और नायाब जड़ी बूटियों की तलाश में अक्सर घर से बाहर रहता है। कार भी प्रोफेसर लैकी के नाम से रजिस्टर्ड थी, इसलिए वो प्रोफेसर लैकी की शख्सियत धार कर मुतमिन हो चुका था। वो इस जगह का पता चला चुका था जहां एटमी लेबोरेटरी के लिए गजा की पेटियां तैयार की जाती थीं और पायलट का पता भी उसने निकाल लिया था। उसके ख्याल के मुताबिक कैप्टन शकील पायलट के कदो-कामत पर बिल्कुल फिट बैठता था, इसलिए उसने कैप्टन शकील को अपनी कोठी पर बुला लिया था ताकि इमरान को छोड़ने के बाद वो कैप्टन शकील के साथ इस पायलट के फ्लैट में पहुंच जाए। पायलट कमारा था और अकेला फ्लैट में रहता था। कोठी में पहुंचकर जब वो कार से उतरा तो मुलाजिम ने उसे कैप्टन शकील की आमद के मुतालिक बताया। अब मुनाफे सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया।
और फिर थोड़ी देर बाद वो ड्राइंग रूम में मौजूद था, जहाँ कैप्टन शकील एक सोफे पर बैठा एक रिसाले के मुताले में मसरूफ था। आओ कैप्टन चलें, क्या तुम पूरी तरह तैयार होकर आए हो? अबू नाफे ने कहा। हाँ, कैप्टन शकील ने कहा और उठ खड़ा हुआ। सोफे के साथ पड़ा हुआ हैंडबैग उसने उठा लिया और फिर अबू नाफे के पीछे चलता हुआ वो कार में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उनकी कार पायलट की रिहाइशगाह की तरफ उड़ी चली जा रही थी। अबू नाफे की मालूमात के मुताबिक इस वक्त पायलट अपने फ्लैट में बैठा टीवी देखने में मसरूफ होगा। थोड़ी देर बाद अबू नाफे ने कार एक होटल की पार्किंग में रोकी और फिर दोनों इसमें से उतरकर तेजी से इस इमारत की तरफ बढ़ते चले गए, जिसकी दूसरी मंजिल पर पायलट का फ्लैट था। सीढ़ियां चढ़कर वो फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचे तो राहदारी खाली पड़ी थी। अबू नाफे ने कॉल बेल का बटन दबाया। चंद लम्हों बाद दरवाजा एक झटके से खुला और अबू नाफे और कैप्टन शकील पायलट को धकेलते हुए अंदर दाखिल हुए। क्या? पायलट ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। GP5, अबू नाफे ने सख्त लहजे में कहा और पायलट खामोश हो गया, क्योंकि GP5 का नाम ही सबके होश उड़ा देता था। अब थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास कौन आने वाला है? अबू नाफे ने सख्त लहजे में पूछा। मेरे पास तो किसी ने नहीं आना, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। हाल ही में मुझे स्पेशल ड्यूटी पर बुलवाया गया है, पायलट ने बुखलाए हुए लहजे में जवाब दिया। सुनो मिस्टर कैगन, हमें मालूम है कि तुम हेलीकॉप्टर पर गजा की पेटियां सरकारी नर्सरी पर फेंकते हो। यही तुम्हारी स्पेशल ड्यूटी है, ठीक है ना? अबू नाफे ने कहा। हाँ ठीक है, मगर, पायलट ने एहतजाजी लहजे में कहा। हमें इत्तला मिली है कि तुम्हारा ताल्लुक किसी गोरिल्ला ग्रुप से है। हम यही बात चेक करने के लिए आए हैं। और तुम जानते हो कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी और मौत का इन्हिसार हमारी रिपोर्ट पर है, अबू नाफे ने बड़े सख्त लहजे में कहा। बिल्कुल गलत है, मेरा किसी गोरिल्ला ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, पायलट ने घबराए हुए लहजे में जवाब दिया। तुम अपने तमाम मामूलात तफसील से बताओ, हम ये अंदाजा करेंगे कि तुम्हारा अगर किसी से राब्ता है तो वो कहाँ तुमसे मिलता है। जाहिर है इस फ्लैट में वो नहीं आता, क्योंकि इस फ्लैट की बाकायदा निगरानी होती है। तुम्हारा टेलीफोन भी टेप किया जाता है, अबू नाफे ने कहा। ओह, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा होता है। बहरहाल जैसा कि तुम्हें मालूम होगा कि मैं गजा की एक खेप सुबह 10 बजे फेंकता हूँ और दूसरी खेप शाम 7 बजे। इसके बाद मैं इसी फ्लैट में रहता हूँ, कहीं नहीं जाता। दोनों औकात में सरकारी कार मुझे लेने आती है और मैं हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर लेकर सेंट्रल फूड डिपार्टमेंट के लॉन में जाता हूँ, जहां से गजा की 5 पेटियां जाल में बांध कर उठाता हूँ और फिर उन्हें सरकारी नर्सरी पर फेंक कर वापस हवाई अड्डे पर पहुंच जाता हूँ। वहां से सरकारी कार मुझे फ्लैट पर छोड़ जाती है और बस, पायलट केगन ने तफसील बताते हुए कहा। इस दौरान कोड का क्या इस्तेमाल होता है? अबू नाफे ने पूछा। कोड? कैसा कोड? कोई कोड नहीं है, पायलट ने चौंक कर जवाब दिया। ठीक है, हम मुतमईन हैं, अबू नाफे ने कहा और पायलट का तना हुआ जिस्म ढीला पड़ गया। मगर दूसरे लम्हे अबू नाफे के हाथ में साइलेंसर लगा रिवॉल्वर चमक रहा था। फिर इससे पहले कि पायलट संभलता, रिवॉल्वर से एक शोला सा लपका और गोली ठीक पायलट के दिल में प्रविष्ट हो गई। कैप्टन शकील ने बड़ी फुर्ती से गिरते हुए पायलट को संभाला और उसे घसीट कर गुस्साखाने में ले गया। पायलट खत्म हो चुका था। कैप्टन शकील ने फुर्ती से बैग खोला और इसमें से मेकअप का सामान निकाल लिया, जबकि अबू नाफे फ्लैट से बाहर आ गया।
ताकि अगर कोई आ भी जाए तो उसे रोक सके। तकरीबन आधे घंटे बाद कैप्टन शकील जब बाहर निकला तो वो मुकम्मल तौर पर पायलट के रूप में था। अबू नाफे के चेहरे पर तहसीन के आसार नुमाया हो गए। कैसा रहा? कैप्टन शकील ने पायलट के लहजे में कहा। बिल्कुल ठीक, लहजा भी पायलट जैसा है। वाकई तुम लोग बेपनाह सलाहियतों के मालिक हो, अबू नाफे ने तहसीन आमेज लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम भी बेहद ज़हीन हो अबू नाफे, जिस तरह तुमने पायलट से तमाम तफसीलात उगलवाई हैं काबिले दाद हैं। कैप्टन शकील ने जवाब दिया और अबू नाफे खुश हो गया। आओ अब इसे ठिकाने लगा लें, कैप्टन शकील ने कहा और अबू नाफे ने सर हिला दिया और अब दोनों गुस्ल खाने में घुस गए। कैप्टन शकील ने बैग खोलकर इसमें से एक छोटी सी मगर इंतहाई तेज कुल्हाड़ी और तेजदार छुरियां निकाल ली। फिर एक छुरी कैप्टन शकील और दूसरी अबू नाफे ने संभाल ली और फिर पायलट की लाश की बोटियां करने में मसरूफ हो गए। कैप्टन शकील ने उठकर गुसलखाने में मौजूद गटर का ढक्कन हटाया और फिर बोटियां घसीट घसीट कर उसने गटर में डालनी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता ढेर छोटा होता चला गया और फिर एक वक्त आया कि गुसलखाने के फर्श पर सिर्फ खून ही खून था। बोटियां या दूसरे लफ्जों में पायलट गायब हो चुका था। कैप्टन शकील ने पानी का डब्बा उठाया और फिर फर्श धोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद फर्श बिल्कुल साफ हो चुका था। इसके बाद कैप्टन शकील ने गटर में काफी पानी बहाया और फिर गटर का ढक्कन दोबारा उसके मुंह पर जमा दिया। अब गुसलखाना आईने की तरह साफ हो चुका था। अच्छा, अब मुझे इजाजत दो, मैंने सेंटर फूड डिपार्टमेंट में काम करना है, मुनाफे ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, सब काम मुकम्मल होने पर तुम मुझे फोन करोगे। और सॉरी, रॉन्ग नंबर कहने की बजाय प्लीज रॉन्ग नंबर कह देना, मैं समझ जाऊंगा, कैप्टन शकील ने कहा। ऐसा ही होगा, बाकी तफसीलात तो तुम्हें मालूम ही हैं, अब मुनाफे ने कहा। हाँ मुझे मालूम है, तुम फिक्र ना करो, कैप्टन शकील ने कहा। और फिर अबू नाफे कैप्टन शकील का बैग उठाकर फ्लैट के दरवाजे से बाहर निकल गया और कैप्टन शकील बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर बैठकर टीवी देखने में मसरूफ हो गया। मेरा ख्याल है कि मुजरिम अभी कोई गड़बड़ ना कर सका था और सिर्फ उसने निकल जाने में ही आफियत समझी, वरना अब तक उसके घर में होने वाली किसी न किसी गड़बड़ का इल्म हो जाता। कर्नल डेविड ने थकन से भरपूर लहजे में कर्नल हेमरिक से मुखातिब होकर कहा। हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है, मगर मैं हैरान हूं कि आखिर ये मेकअप किस किस्म का है कि किसी सूरत साफ होने ही में नहीं आ रहा, कर्नल हेमरिक ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि कर्नल डेविड कुछ कहता, अचानक एक आदमी तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। जनाब, लाश का मेकअप साफ हो गया है, उसने जोशीले और हिजानी लहजे में कहा। क्या कहा? मेकअप साफ हो गया है? मगर कैसे? वो दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए। बस जनाब, इत्तेफाक ही ऐसा हो गया। सादा पानी के छींटे जैसे ही लाश के चेहरे पर पड़े, मेकअप साफ होने लगा। फिर पता चला कि ये मेकअप तो सादे पानी से साफ हो जाता है, जबकि हम केमिकल्स के पीछे पड़े हुए थे, आने वाले ने जवाब दिया। ओह वेरी बैड, अगर हमें उसी वक्त पता चल जाता तो हम मुजरिम को आसानी से पकड़ लेते, कर्नल डेविड और कर्नल हेमरिक ने कहा। और फिर वो दोनों तेजी से भागते हुए कमरे से निकलकर ऑपरेशन रूम की तरफ भागने लगे। ऑपरेशन रूम में दाखिल होते ही जैसे ही उनकी नजरें सामने पड़ी लाश के चेहरे पर पड़ी तो वो यूं ठिठक कर रुक गए जैसे उनके जिस्मों से रूह परवास कर गई हो। ऑपरेशन रूम के टेबल पर मार्क फोकम के असिस्टेंट रॉजर की लाश थी। उनकी कारकर्दगी और जहानत का मुंह चढ़ा रही थी और उनके जहनों में वो मंजर घूम गया जब रॉजर मशीनों को चेक कर रहा था और मार्क हुक्म के कदो कामत वाले अफराद को इकट्ठा कर रहा था।
कितना बड़ा डॉश दिया मुजरिम ने। कर्नल डेविड ने हाथ मलते हुए कहा, हाँ वाकई मुजरिम खतरनाक हद तक ज़हीन है। बहरहाल अब क्या हो सकता है। वो तो निकल गया और हम झक मारते रह गए। कर्नल हेमरिक ने झंझलाते हुए लहजे में कहा, काश ये मेकअप वहीं साफ हो जाता तो। कर्नल डेविड ने हसरत भरे लहजे में कहा, अरे कर्नल, वो अबू नाफे वाला काम तो हम भूल ही गए। यहाँ आते ही इस बिजली घर के चक्कर में पड़ गए हैं। कहाँ है अबू नाफे की कमीज? कर्नल हेमरिक ने अचानक याद आने पर कहा। ओह, वाकई हमारे दिमाग और असाब जवाब दे गए हैं। कर्नल डेविड ने चौंकते हुए कहा और फिर वो मुड़कर तेजी से ऑपरेशन रूम से निकला और फिर भागता हुआ ब्लू रूम की तरफ बढ़ता चला गया। ब्लू रूम के दरवाजे पर पहुंचकर उसे ख्याल आया कि अब तक कमीज वहां पड़ी तो नहीं होगी। वो अगर होगी तो किसी स्टोर रूम में होगी। चनाचा वो भागते भागते रुका और फिर वापस आने लगा। क्या हुआ? कर्नल हेमरिक, जो उसकी पैरवी कर रहा था, रुकते हुए पूछा। मेरे साथ आओ, कर्नल डेविड ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में पहुंच गया। उसने इंटरकॉम पर अबू नाफे की कमीज ढूंढ कर लाने का हुक्म दिया। कमीज के बाद प्रोग्राम क्या बनेगा? कर्नल डेविड ने पूछा। मैं अपनी रेड आर्मी और तुम अपने 10 मुसल्लह आदमियों को साथ लेकर चलो। हमें कुत्ते के साथ साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अब हम किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। कर्नल हेमरिक ने जवाब दिया। ठीक है, एक ट्रेनर कुत्ते को ले चलेंगे, जबकि हम कारों में उसकी निगरानी करेंगे। कर्नल डेविड ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। फिर इससे पहले कि कर्नल हेमरिक कोई जवाब देता, कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी एक धारीदार कमीज उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़े मुतवाना अंदाज में कमीज उनके सामने मेज पर रख दी। क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही कमीज है जो अबू नाफे ने पहन रखी थी? कर्नल डेविड ने तहकमाना लहजे में पूछा। यस सर, ये वही कमीज है। इसके साथ लगी हुई चिट पर पूरी तफसील मौजूद है, कमीज ले आने वाले ने मुदवाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो। कर्नल डेविड ने कमीज उठाकर उस पर लगी हुई चिट पर नजरें दौड़ाते हुए कहा और कमीज ले आने वाला सलाम करके कमरे से बाहर निकल गया।